हम लोग कुछ आपके निजी जीवन में एक तरह से झांकने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो सबसे कठिन सवाल आप पूछने वाले हैं। अच्छा। यदि आपने धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे वोट दिया, हाँ तो आपकी समस्याओं को तो उन्होंने कुछ छुआ नहीं, उसके हाँ। बारे में चर्चा की नहीं हाँ और आपसे कोई वादा भी नहीं किया है, हाँ। तो उस समस्या का निदान कैसे होगा? मैं ज्वाइन किया तब राजीव जी महामंत्री थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं ब्लॉक में युवा कांग्रेस में था। चंदूलाल जी चुनाव लड़ रहे थे और कुछ गाँव की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। फिर मेरे काम को देख के चंदूलाल जी ने फिर जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। आपने कहा था कि निजी मतलब मुश्किल सवाल, जी तो मुश्किल सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। भूपेश बघेल की खासियत क्या है? 3 खासियतें और 3 कमज़ोरियाँ। जी तो अगर हम शुरू करें खासियतों से, जी तो भूपेश बघेल को क्या लगता है कि मेरी 3 खासियतें क्या हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि खासियत नहीं है, आप इतने महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी जीत के बाद आप इतने बड़े राज्य के लिए आपको चुना गया है, और भी लोग चुने जा सकते थे, तो कुछ तो खासियत है। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से आकर रायपुर में अब खासियत मेरी क्या है, मैं क्या बता सकता हूँ? नहीं, 3 और 1 नहीं, 3 बतानी है। बुराई मैं बता सकता हूँ। अच्छा चलिए आपको बुराई तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, कि किन कमजोरी जैसे हाँ, कौन सी चीज़ें जिस पर और काम करना है? और हाँ, जैसे मैं देर रात तक जाग जाता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। अच्छा, है ना? हाँ। और फिर यार दोस्त मिल गए तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता, गप मारने में समय बीत जाता है, तब फिर समय का भी ध्यान नहीं रहता। हाँ। और तीसरी बात ये है कि कोई बात यदि बुरी लगती है, हाँ, तो मैं तुरंत बोल देता हूँ, जबकि होना नहीं चाहिए कि सामने ये तो हाँ, नेता को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब मैं बोल देता हूँ कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हाँ, मैं बोल देता, तुरंत बोल देता हूँ। तो 3 बात मैंने बता दी जो मेरी कमजोरी है। तो नेता के लिए तो ये डिफेक्ट की बात हो गई। हाँ, है कि मुंह पे बोल देते हैं। तो कभी आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ा बचपन में या अभी कभी? हाँ, अभी भी वो रहता है, लेकिन बाद में समझ जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। मैं एक घटना आपको बताऊँ जी। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अब बहुत पुराना कार्यकर्ता हमारा, और अपने लड़के के लिए नौकरी चाह रहा था। पुलिस भर्ती चल रही थी, तो बोले कि इसको नौकरी लगा दो। मैं बोला इसमें अप्रोच नहीं चलता, इसमें नहीं हो सकता। हाँ। मैं सच बात बताया। हाँ। मुझे 1 घंटा लगाया और मुझसे नाराज़ होके गए। अच्छा अच्छा। और वो जाके अपने गांव में बोला, देखो मैं विधायक को इतना साथ देता हूँ, और उसके बाद मैं एक काम बताया वो किया नहीं। हाँ। वो नाराज़ थे, और मुझे भी बड़ा ख़राब लगा कि बुज़ुर्ग आदमी आए थे और मैं उसको नाराज़ करके भेज दिया। हाँ। फिर कुछ दिन बाद उसी पुलिस भर्ती में एक और हमारे साथी आया, तो उसे वो बोले बेटे एक नौकरी लगाना है। मैं बोला बायोडाटा लाया हो? बोला अच्छा, फोटो कॉपी दे दो मुझे, मैं कोशिश करता हूँ। वो खुश होकर चला गया था, जबकि मैं जानता हूँ मैं नौकरी नहीं लगा सकता। हाँ। तो सच बोलने और झूठ बोलने में बड़ा अंतर ये है, हाँ, कि वो भी जानता है कि नौकरी नहीं लगा सकता। हाँ, पर वो वैसे खुश हो जाते हैं लोग। लेकिन उसको संतुष्ट, मतलब ये है कि हाँ विधायक जी ने सुनी मेरी बात। तो इसमें आप क्या सीख दे रहे हैं कि फोटो कॉपी करके रखवा लो एक पर्चा? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल। लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते, ये बड़ा दुखी करने वाली बात है। जी। कुछ और बातें हैं जो आपके बिल्कुल अंदर की बातें हैं। जी। तो आपके घर में कैरम बोर्ड है? है सर। चलिए एक बार कैरम बोर्ड देखते हैं। इधर से चलें, इधर से चलें? चल पड़ते कहीं से भी, और फिर वहाँ आगे बातचीत करेंगे। आइए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें अंदर की भी खबर है, तो खबर ये है कि कैरम बोर्ड है घर में, और मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। पर आपको कैरम का शौक है, क्रिकेट का और योगा का? जी। तो कैरम आप शुरू कीजिए, सजाइए, देखें। जो जीतेगा वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़। नहीं, वो तो आप ही बनेंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं वापस ले रहा हूँ ये, पर ये रिकॉर्ड पे रहेगा। शुरू करें सर? हाँ। अरे आप डाल भी दिए। एक गई। कमाल कर दिया। ये रमन सिंह जी के साथ आपको ऐसे ही खेलना चाहिए। लीजिए।
लीजिए। अरे तो आप ऐसे समझे हुए थे, अभी देखिए अभी तो खेल शुरू हुआ है। हाँ, पर आपने कैरम कैसे खेलना शुरू किया? घर से ही चाचा जी हमारे मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी में थे। हाँ। वहाँ वो खेलते थे तो कैरम ले आए। अच्छा। चाचा जी हमारे डॉक्टर हैं। अच्छा, और वो लाए के कैरम। कैरम के बड़े शौकीन। हाँ। तो फिर उसी साथ हम लोग भी हाथ मार लेते थे। अच्छा, ये जब ऐसी गोटी खड़ी हो जाती है हाँ। तो उसको बिठाया जाता है ना? बिठा दीजिए। तो इस तरफ बिठाऊं कि इस तरफ? उधर ही बैठेगा। अच्छा, इधर भी बैठ जाता था, दीवार से सट जाता, पर आपने चलिए तो चाचा जी ने आपको सिखाया जी। इसके अलावा आप जैसे गांव में क्या और किया करते थे अपने गाँव खाली में समय में? मुख्य रूप से जो खेल है हमारे यहाँ, कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है। लीजिए साहब, एक और गई, दो चले गए मेरी। आपके साथ मुश्किल है। हाँ, और फिर ये तैराकी, नालों में तैरना, तालाबों में तैरना। देखिए ऐसा नहीं है। अरे नहीं, उधर भी लगी है लगातार। मुझे डर लग रहा है आपसे। नहीं, डर क्या, आप मेरे से ज्यादा गोटी यहाँ से खत्म कर दिए बोर्ड से। जब शुरुआत मैंने की और उसके बाद भी आप धड़ाधड़ लेते जा रहे हैं। जिस तरह से आप चुन रहे हैं ना गोटी, उसी से देखिए रिबाउंड पे आप मारने वाले थे। एक आप, मैंने पढ़ा, बहुत जबरदस्त काम करते हैं कि आप रसगुल्ला जब खाते हैं जी, तो रसगुल्ला मुझे भी बहुत पसंद है, पर आपके रसगुल्ले में ट्विस्ट रहता है, आप उसमें नींबू निचोड़ते हैं जी। ये कहाँ से सीखे आप? एक बार मैं अपने प्रभारी पीएल पुनिया जी के यहाँ घर गया था, वो अच्छा। रसगुल्ला मंगाए। हाँ। तो वहीं पे नींबू पड़ा हुआ था। अच्छा। तो बोले पुनिया जी, हाँ। उसमें डाले। मैं बोला इससे क्या होगा, तो फ्रेशनेस आ जाता भैया जी, आप भी डालो। अच्छा। तो फिर उनके साथ ये देखिए डाल दिया एक और आपने। वो ऐसी धुप्पल में चला गया साहब, आपके साथ कहाँ टिकना है। अच्छा, आप ऐसे बोल बोल के सामने वाले की तारीफ कर कर के उसको हरवा देते हैं। मुझे लगता है रमन जी के साथ भी यही हुआ। देखिए बीच में आप बोलते नहीं, जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं चुप हो जाते हैं। फंस गए सर मेरे गुट। आप लगातार गोटी देखिए निकाल, आपको गोट निकाल दिया, मैं फंस गया। ये देखिए आप सब इकट्ठा करते जा रहे हैं इकट्ठा। अब ये वो चुनाव तो है नहीं कि वोट इकट्ठा किए तो पड़ ही हाँ, जाएगा। फिर एक साथ में पूरा। ये है कि रैली में लोग आ गए हैं, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल तो ये है। फिर आपने ये जो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा सा एक काम किया कि आपने गांधी जी के जो भजन हैं तो उनको आपने यहाँ स्कूलों में। हाँ, ताकि जाने कि मतलब जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी, मतलब उस दौर में भी किस प्रकार से लोग तनाव में रहते रहे होंगे। उसके बाद भी मन की शांति के लिए जिन भजनों का, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हाँ, और फिर वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर हाँ, पराई जाने रे। हाँ, हाँ, तो इस भजन को गा के मन की शांति और उससे शक्ति हाँ, जो प्राप्त करते थे, और आज़ादी के दीवानों को फिर आगे बढ़ाने का काम, जोड़ने का काम। तो वो जो भजन है जो उस दौर में उपयोग किया गया, हाँ, तो बच्चे उसको भी जाने उस भजन को। हाँ, हाँ, तो इसलिए वो किया। ये मेरे ख्याल से खास तौर पर रघुपति राघव राजा राम तो बहुत बहुत ही प्रिय है। आप भजन वगैरह गाते हैं? लोगों के साथ रहे कभी गुनगुनाने ले। अच्छा, अब बचपन से आप सुनते रहे रेडियो? मैं पहाड़ से आता हूं तो हम लोग रेडियो में रेडियो सिलोन, विविध भारती ये सब सुना करते थे। आप क्या करते थे? गांव में 75 के पहले तो हमारे यहाँ भी रेडियो नहीं था, हमारे टेलीविजन नहीं था। हाँ, हाँ। गांव में पंचायतों में एक टेलीविजन आया। हाँ। 75 के बाद ही तो सब लोग जाते थे पंचायत घर देखने। हाँ, पंचायत घर उसके बाद भी मतलब रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था जी। और गांव में जो नाच वगैरह हो जाता था, पंडवानी कभी हो गया, हाँ, भजन हो गया, हाँ, तो गांव में जो रामधुनी वगैरह जो करते थे वो एक मनोरंजन साधन था। तो रेडियो ही एकमात्र कहा जाए कि लोगों को साधन रहे, चाहे वो समाचार सुनने समझने के लिए हो, चाहे वो गीत संगीत सुनने के लिए हो, चाहे वो उसमें जो कमेंट्री आती थी, मतलब कहानियाँ सुनाई जाती थी। हाँ। या क्रिकेट का, हॉकी का कमेंट्री आप तो टेलीविजन में देख सकते हैं। हाँ। लेकिन उस समय कोई साधन नहीं था, तो हॉकी की कमेंट्री हाँ, हम लोग बड़े ध्यान से जसदेव सिंह की आवाज़ होती थी। हाँ, बहुत बुलंद आवाज़। हाँ, हाँ। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के भी यहाँ के थे। हाँ। जो कमेंटेटर। अच्छा। हॉकी कमेंट्री करते। अच्छा, ये
गाने के कौन से आप शो सुनते थे? विविध भारती? हाँ, विविध भारती को सुनते थे। लोकल जो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर स्टेशन है उसको सुनते थे, तो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आता था। अच्छा। और हिंदी कार्यक्रम में मतलब बिना का गीत माला वगैरह सुनते थे। हाँ, बिना का गीत माला। और जो जवानों के लिए जो गीत आते थे, हाँ हाँ, तो वो कोई एक फिल्मी कलाकार आते थे। हाँ, दोपहर को और जवानों के वो। हाँ, आप सुनते थे वो प्रोग्राम? तो हमारे पास समय रहता था उस समय, बल्कि उस समय का इंतजार करते थे। हाँ, कि वो देखें इस बार कौन आ रहा है, कौन कौन से गाने सुनाएगा जी। और ये हम लोग भी सुना करते थे। अब ये देखिए, इस बारे में देखिए कितने वोट मिलेंगे मुझे, गिनते जाइए बस। देखिए, सबको इकट्ठा करके मारेंगे तो कोई न कोई जाएगा ही, पर उसमें भी नहीं जा रहा है। आप ये देखिए ज्यादा हिट हो गया। ये सारे इकट्ठे कर लूंगा उस तरफ, फिर डुबाना उसको, फिर उसको एक एक करके। भीड़ तो अपने आप वोट देगी, ये सोच रहा हूँ। देखिए, आप भी वही कर रहे हो। वो टकरा गया, स्ट्रेटेजी है ये। वो टकरा गया। मैं तो उसके एक चली गई, एक। अब आप गिनिएगा। अरे नहीं गई, चुक गया। पहले नहीं बोलना चाहिए, समय से पहले नहीं बोलना चाहिए। नुकसान होता है, नुकसान होता है। देखिए, एक आप अगली वाली लाइन में, और ये जरा ध्यान से सुनाइएगा, क्योंकि देखिए मुझे वो लाइनें भी याद हैं जी। चंदा सूरज बने तोरे नैना। अच्छा, ये अंतरा गा रहे हैं, मुखड़ा नहीं है। अब आप मुझे ये पूरा, और ये अगर मेरी गोटी जाएगी तो आपको गा के सुनाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए साहब, बच गए। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत है। जब भी गोटी डालूंगा तो आपको सुनाना पड़ेगा। अच्छा। अरे आप डाल दिए, आपकी कुल 4 रह गई और मेरी देख रहा हूँ कि, लेकिन क्वीन तो आपकी तरफ है साहब। हाँ, क्वीन ही है बस। चलिए, अब आप वो सुनाइए लाइन। हो गया, चला गया मेरा ये। और स्ट्राइकर मेरे को दीजिए। अच्छा, हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। और ये जैसे सोनहा बिहान में इसको सबसे पहले इसको गीत को गाया गया। बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, जो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के जो उपन्यास है सोनहा बिहान, सुबह की तलाश। अच्छा। उसके आधार पे सोनहा बिहान बनाया गया, मतलब सुनहरे कलर के सूर्योदय। अच्छा, सोनहा बिहान मतलब शुरुआत जो है बिहान तो सुबह को बोलते हैं। हाँ, स्वर्णिम सुबह हो। हाँ। तो वो उस आधार पे था। और इसमें उन्होंने जो गीत बनाया, बाद में हम लोग इसको राजगीत के रूप में उसको स्वीकार किया। तो वो गीत के कुछ लाइनें हैं जिसमें जो राजगीत है जी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हर पखारे तोर पैया, महू पावे परां तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो ये जो लाइन आती है, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, तो एक तरीके से मैया का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है छत्तीसगढ़। मतलब ये अरपा जो है बिलासपुर जिले में जो नदी है, जो अमरकंटक के पास है, जहाँ से नर्मदा निकली है, उसके ठीक बगल से अरपा निकलती है। तो अरपा पैरी नदी है। और महानदी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। जी जी। तो महानदी है अपार, बहुत विशाल है। बहुत। और इंद्रावती हमारे बस्तर में है, साउथ में है। वो पखारे तौर पे मतलब तुम्हारे पैर को धो रही है। अच्छा, ठीक है। ये चंदा सूरज वाली लाइन में बस अभी मैं आपको पहले एक गोटी डालूंगा, उसके बाद सुनाइएगा। चलिए। अगर आप नहीं डलेगी गोटी, कौन सी डालूं बताइए? अब तो रेड सामने दिख रहा है, क्वीन लीजिए। अब आप सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धाने के अंग, लुगरा हरियर रंग, तोर बोली हवे सुघर मैना, अचरा तोरे डोलावे पूरवैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। वाह, अब कवर करिए साहब। अब कवर करूं इसको? कट देखिएगा। देखिए आप
मुझे गाना गवा के, अरे लगता है आपने वो जैसे ईवीएम वाला कुछ पानी वानी डाल दिया उसके पर आपको क्या लगता है कि ईवीएम में क्या वाकई खेल हो जाता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है, जो मशीन है, हाँ, उसमें तो कुछ न कुछ किया ही जा सकता है। पर उसमें आपको लोग ये नहीं पूछते कि पर आप भी तो जीते और वो भी इतना जोरदार जीते। जी, तो ऐसा है साहब कि जैसे चोर है, हाँ, तो उसी मोहल्ले में बार बार चोरी नहीं करता है। अच्छा, वो शहर बदल देता है, गांव बदल देता है, मोहल्ले बदलता है। अच्छा, अब समझा मैं कहाँ से आपने जोड़ा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि कुछ राज्य में हार जाते हैं, विश्वसनीयता बनी रहे कि देखिए साहब उसी ईवीएम से तो हारे थे। हाँ, और फिर जीत गए। हाँ, तो फिर क्या आपको लगता है कि क्या रास्ता क्या है? देखिए ये अब आप गोटी देखिए, आम जनता गिनिए। जी, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, तो आम जनता है, हाँ, वो तो जो बैलेट बॉक्स है ना, आप बैलेट बॉक्स कहते कहते रेड ले जाएंगे। यही तो नहीं जाएगी भाई, आज चिंता ना करें, नहीं जाएगी। देखिए, और एंगल भी कहां से आप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये लीजिए, पूरा खत्म ही कर दिया आपने बोर्ड। नहीं साहब, कहाँ, अभी तो बचा है। क्वीन कवर नहीं होगा साहब, देखिए क्वीन आपके लिए बचा के रखे हैं। तो बैलेट बॉक्स से उसको देखता है कि खाली है, हाँ, लेकिन ईवीएम समझ नहीं आता, क्योंकि आम जनता उतना पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें कहाँ पे को कैसे फंक्शन करेगा, कहाँ से उसको जुड़ेगा। आखिर कमांड देने के लिए तो उसमें वायर लगा ही हुआ है, तो उसको क्यों नहीं छेड़ा जा सकता। आजकल तो मोबाइल में आप नंबर कुछ और देखेंगे, कोई बात कोई और करते रहता है। नंबर डिस्प्ले किसी को होगा, नाम डिस्प्ले किसी और का होता है, और बात कोई और कर रहता है। तो ये सब चीज़ जब इसमें आ गया है तो विश्वसनीयता कहाँ रह जाती है। यदि नहीं भी हो रहा है तो लोगों को विश्वास का सवाल है। देखिए क्वीन आप ले गए। अरे कवर हो तब ना सर, ये देखिए कहाँ से कवर होगा, आपने पहले टोक दिया। ये आप विश्वास रखते हैं कि ऐसे जब टोक देता है कोई तो कुछ गड़बड़ हो जाती है? ये सब ऐसे ही चलते रहता है कि नहीं जाता तो बोले टोक दिया। नहीं, पर ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना, हाँ। कि कोई बाहर घर से जा रहा हूँ तो मत टोकिए। मत टोके, बहुत लोग मानते हैं सर। बहुत लोग मानते हैं। आप भी कोई ऐसा टोटका नहीं, या ऐसा कुछ मानते टोटका हैं? नहीं मानता। कुछ पहले बोलते थे बिल्ली आड़ न काटे, घर वापस आ जाओ फिर जाना। हाँ, तो आप ऐसा कोई मानते नहीं है? अब कहाँ से मानेंगे सब, गांव में बहुत सारे सब इस प्रकार से पशु पक्षी घूमते रहते हैं, कितना मानेंगे। गेम खत्म होने पर है, बिल्कुल नहीं होगा साहब। देखिए हो गया खत्म। अब क्या है, मेरे 4 रह गया। क्वीन जाएगा तब ना सर। अब सिर्फ एक ही तरीके से मैं जीत सकता हूँ। क्या सर? बता दूं? हाँ, वो मत बताइए। जिसकी ज्यादा बोटी बोर्ड में होगी, बोर्ड पे जिसकी तो फिर आप जीते। चलिए। फिर वो जो आपने जो वो गीत लिखा है वो आपके ससुर जी ने लिखा है? ये इनका जन्म जो है नरेंद्र वर्मा को वर्धा में हुआ था। अच्छा। हमारे जो दादा ससुर, इनके पिताजी, हाँ, फ्रीडम फाइटर, अच्छा, तो टीचर थे। हाँ, तो बुनियादी शिक्षा में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो वर्धा गए थे महात्मा गांधी जब थे। हाँ हाँ हाँ, तो वही इनका जन्म हुआ, वर्धा अच्छा। आश्रम में। ओह, हाँ, और उनके जो बड़े भाई थे स्वामी आत्मानंद, वो तुलेंद्र वर्मा थे, वो बाद में विवेकानंद आश्रम ज्वाइन कर लिए। तो वो नागपुर यूनिवर्सिटी में टॉपर थे, अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट। और वो 4 साल उतना कुशाग्र थे वो। हाँ, अच्छा, गीत भी बढ़िया गाते थे। तो वो रघुपति राघव राजा नाम का, मतलब गांधी जी के जो संध्या भजन में वो हारमोनियम में रघुपति राघव राजा नाम का भजन गाते थे। 4 साल की उम्र। अच्छा। ये जो आप कैरम अच्छा खेल रहे हैं, मुझे लगता है आप अपने परिवार के साथ ये खेलते हैं बहुत। परिवार के, देखिए, जब मैं सत्ता में रहता हूँ तो मेरे परिवार शासकीय बंगले में नहीं रहते। नहीं रहते? हाँ, मतलब यहाँ नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल यहाँ नहीं रहते। क्यों? वो वैसे तो शासकीय बंगले का मंत्री बनने के बाद परिवारों का शासकीय बंगलों प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन ये मेरे परिवार में बिल्कुल इसका शासकीय बंगलों का आकर्षण बिल्कुल नहीं है। जब मैं मंत्री था मध्य प्रदेश में भी तब, यहाँ भी था तब, और अब भी मेरे परिवार भिलाई में ही जहाँ मेरा निवास है
वहीं रहते हैं, मिलने कभी मैं चला जाता हूँ, कभी वो लोग आ जाते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म के मुख्यमंत्री हैं कि पूरा परिवार जो है वो, वरना बड़ा बंगला, गाड़ी, बच्चे तो सबसे पहले उछल के जाते हैं। उसका आकर्षण तो रहता ही है। हाँ। लेकिन इसे मैं अच्छा में कहूँ या ख़राब में कहूँ लेकिन नहीं जानता, लेकिन मेरे परिवार में इस प्रकार से आकर्षण बिल्कुल नहीं है। तो ये एक तरीके से बहुत अलग किस्म की बात है। हाँ, कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग किस्म की, अलग किस्म की बात है। भूपेश जी, ये जो आप अभी आपने गीत सुनाया ना जी, ये आपके परिवार से भी एक तरीके से जुड़ गया है। हाँ, मेरे जो ससुराल पक्ष है बहुत ही आध्यात्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में है। हाँ। मतलब मेरे मिसेस के जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे और शिक्षक भी थे। हाँ। और दादाजी, उनके दादाजी, हाँ, और उनके वो 5 भाई थे मेरे ससुर लोग, उसके पिताजी लोग, हाँ, जिसमें मेरे ससुर तीसरे नंबर के थे। अच्छा, उसकी शादी कर दी, बचत लोग सब साधु सन्यासी हो गए, सब हाँ। विवेकानंद आश्रम ज्वाइन किए। हाँ, तो वो भी, लेकिन साहित्य में उनका रुझान रहा और बहुत सारे गीत उन्होंने लिखी और हिंदी के में उन्होंने समालोचना की, बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। अच्छा, और उपन्यास भी लिखे। लेकिन उनका एक जो गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ और बाद में फिर वो राजगीत के रूप में हम लोग उसको स्वीकार किए, वो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, हाँ। इंद्रावती है पखारे तौर पर, जय हो छत्तीसगढ़ में है। ये डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई है और जो आपके ससुर हैं। सहयोग का ये मेरे मतलब ससुर। आप क्या कह रहे हैं कि हाई कमांड खुश हो ना हो पार्टी का, घर का हाई कमांड जरूर खुश रहना चाहिए। दोनों जरूरी है। दोनों यदि नाराज हो गए तो, यदि पत्नी नाराज हो गई तो घर में फिर महाभारत हो जाएगा। हाँ। यदि हाई कमांड नाराज हो जाए तो फिर आपके पद सुरक्षित नहीं है। तो ज्यादा जरूरी कौन सा है? दोनों जरूरी, बहुत जरूरी है यदि सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में यदि गृहस्थ को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। यदि आपकी गृहस्थी नहीं रही तो सार्वजनिक जीवन आपका कष्टप्रद हो जाता है, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है परिवार का। क्योंकि जो सामान्य जो गृहस्थ रहते हैं उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस राजनीतिक लोग, परिवार के लोग करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, घर के सदस्य करते हैं, पत्नी करती, पत्नी सबसे ज़्यादा त्याग करती है, क्योंकि वो समय नहीं दे पाते। कोई भी राजनीतिक, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो। पर अभी तो हम देख रहे हैं आपकी पार्टी में भी और वैसे भी और ये बड़े राज्य में भी सब कुंवारे हैं। मतलब ज़्यादा सुखी है। लेकिन बिना परिवार के सहयोग के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें बड़ा योगदान रहता है। बहुत बिरले लोग, अलग बात है, चाहे वो वैसे तो राजनीति में देखोगे कि चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, ममता जी हो, मायावती जी, राहुल जी, जयललिता जी, राहुल जी, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, जिन्होंने शादियाँ नहीं की, अपना घर नहीं बसाया। जी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे चंदुलाल चंद्राकर जी नहीं थे? हाँ, चंदुलाल चंद्राकर जी, पवन दीवान जी, हाँ, आप छत्तीसगढ़ का। अभी बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं की। कुछ विधायक हैं जो हमारे यहाँ अभी तक शादी नहीं की। तो उन सब के लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, जिंदगी अपनी है, जिस प्रकार से जीना है वो तो खुद को तय करना चाहिए। चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हुई। ये गेम आप जीत रहे हैं इसलिए मैं इस गेम को बीच में रोक रहा हूँ। बहुत अच्छी बातचीत हुई और आगे भी ऐसी बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। धन्यवाद, बहुत थैंक यू।